दरअसल एक राष्ट्र के तौर पर हम जहाँ खड़े हैं, मतलब समय के कालखंड के जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहाँ से हमें वर्तमान, हमारा अतीत और हमारा भविष्य तीनों हमें संकेत दे रहा है, हमें सावधान कर रहा है। ये अब हम पर है कि हम जो है इन इशारों को समझते हैं या नहीं, इन संकेतों को समझते हैं या नहीं। हमारा पास्ट, हमारा अतीत हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है, वो हमें संकेत दे रहा है, उसकी बात सुनते हैं कि नहीं। और जो भविष्य भविष्य भी हमारे सामने है और वो भी संकेत दे रहा है, हमें सावधान होने के संकेत दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज समय के जिस मोड़ पर, कालखंड के जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहाँ हमें एक साथ हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य तीनों एक साथ मिलकर जो है हमें संकेत दे रहे हैं, हमें सावधान कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ये वर्तमान और क्या है अतीत और क्या है भविष्य जो हमें इशारा कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान की। आज है 4 जनवरी। कल 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में जो दंगे हुए थे फरवरी 2020 में, उसके 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। और जो 2 आरोपी हैं उनके बारे में तो आप जानते होंगे, एक है शर्जिल इमाम, दूसरा उमर खालिद। इसके बारे में लोग जानते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ छपा है अखबारों में और दिखा है टेलीविज़न पर। क्योंकि जो ये शर्जिल इमाम था, इसने कहा था कि जो है चिकन नेक को, मतलब जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है, उसे काट देना चाहिए और असम जाने के रास्ते को, पूरे नॉर्थ ईस्ट जाने के रास्ते को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो सिलीगुड़ी है मुसलमानों की ज़मीन है। ये कहा था शर्जिल इमाम ने। और उमर खालिद पर दंगे की साजिश रचने और तमाम तरह के आरोप हैं। लेकिन इनके साथ 5 और आरोपी हैं जिनकी याचिका पर जो है, जिनकी जमानत याचिका पर जो है सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई कर सकता है। शर्जिल इमाम और उमर खालिद के अलावा और जो 5 आरोपी हैं उनके नाम हैं मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, मोहम्मद शकील खान। तो मैं जिस वर्तमान और जिस इशारे और संकेत की बात कर रहा था, वो दिल्ली दंगे के केस के रूप में हमारे सामने खड़ा है। अच्छा, ये जो उमर खालिद है, जो दंगे के आरोप में 5 साल से जेल में बंद है, उसे जो है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने जो है चिट्ठी लिखी है। और ममदानी ने जो है अपनी उस चिट्ठी में कहा है कि हमें जो है आपकी बड़ी फिक्र है। मतलब उमर खालिद की चिंता इस मेयर को, जो कि न्यूयॉर्क सिटी का मेयर है, जोहरान ममदानी, उसे है। तो ये भी उसी वर्तमान का हिस्सा है जो लगातार हमें इशारे कर रहा है, हमें संकेत दे रहा है। वर्तमान की एक और घटना बतौर खबर हमारे सामने है। आपने पढ़ा होगा अभी हाल में अखबारों में कि किशनगंज में, जो बहादुरगंज इलाका है, वहाँ के विधायक जो है तौसीफ आलम ने ये जो है कहा है कि जो किशनगंज में प्रस्तावित है सेना का कैंप बनना है, उसे जो है वो बनने नहीं देगा। अब आते हैं अतीत पर, क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि वर्तमान, अतीत और भविष्य जो है तीनों एक साथ जो है गुत्थम गुत्था हैं और हमें जो है इशारे कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। तो ये जो हमारा पास्ट है, एक बार फिर वर्तमान के रूप में जो है सामने आ खड़ा हुआ है। लेकिन है वो पास्ट, हमारा अतीत। और ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश को हमने आज़ादी दिलाई 1971 में, जो हमें याद दिला रहा है हमारी उस गलती का जो हमने 1971 में की। पूर्वी पाकिस्तान से काट कर बांग्लादेश बना और हमने जो है इसमें उसकी मदद की, मतलब वहाँ जो लोग रह रहे थे उनकी मदद की, ईस्ट पाकिस्तान में बसे बंगाली मुसलमानों की मदद की। और अब बात करते हैं भविष्य की, फ्यूचर की। तो भविष्य के रूप में हमारे सामने खड़े हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के नेता ओवैसी। आपने वो खबर देखी होगी कि 4 जनवरी को, मतलब आज, उन्होंने मुंबई में कहा कि भाई जब ट्रंप जो हैं, ये वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो, उसे पकड़कर यहाँ ला सकते हैं, मंगवा सकते हैं अपनी सेना भेजकर। जब एक राष्ट्रपति को, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका लाया जा सकता है, तो
ट्रंप जब ये कर सकते हैं तो मोदी ये क्यों नहीं कर सकते? मोदी जो है पाकिस्तान में सेना क्यों नहीं भेजते और वहाँ सेना भेजकर मसूद अजहर और उन आतंकवादियों को क्यों नहीं लाते जिन्होंने मुंबई की सड़कों पर खून खराबा किया था, लोगों की जान ली थी। ये बात कही असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में 4 जनवरी को, और मौका था बीएमसी का चुनाव, क्योंकि वहाँ 15 जनवरी को बीएमसी के लिए चुनाव होगा और 16 जनवरी को रिजल्ट आएंगे। वैसे पूरे महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन लोगों का ज़्यादा ध्यान बीएमसी पर है। तो मैं जिस फ्यूचर की बात कर रहा था, जिस भविष्य की बात कर रहा था, जिस संकेत की बात कर रहा था, ये वही ओवैसी हैं जो यहाँ के जिन्ना होने का सपना देख रहे हैं, मुसलमानों का एक छत्र नेता होने का सपना देख रहे हैं। और मैंने कई बार ये कहा है कि ओवैसी का जो रास्ता है, जो मंजिल है, उसका रास्ता जो है बीजेपी की गलियों से होकर गुजरता है। अच्छा, ओवैसी को जब मैं जिन्ना से जोड़ता हूँ तो आपको ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती है, क्योंकि आपको लगता होगा कि भाई जिन्ना ने तो पाकिस्तान बनाया, लेकिन ओवैसी तो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, पाकिस्तान को भला बुरा कहते हैं। आज ही जो है उन्होंने कहा कि भाई मसूद अजहर को क्यों नहीं जो है भारतीय सेना जाकर ले आती, मोदी क्यों नहीं भेजते अपनी सेना। आपने ध्यान दिया होगा कि ओवैसी ने मसूद अजहर का तो जिक्र किया जो अभी पाकिस्तान में है, लेकिन ओवैसी ने 1993 में जो बम्बई में ब्लास्ट हुए थे, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और लगभग 700 लोग घायल हुए थे, यहीं मुंबई की सड़कों पर, जिसका गवाह मैं भी रहा था। मैंने देखा था अपनी आंखों के सामने कि कैसे ये जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 1993 में। लेकिन ओवैसी ने जानबूझकर जो है 1993 की बात नहीं की, क्योंकि वहाँ जो मुसलमान थे, जो इसमें शामिल था, दाऊद इब्राहिम, वो यही मुंबई का मुसलमान था, मुंबई की ही गलियों में रहता था। तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि ओवैसी के जिन्ना होने की और उस कॉन्ट्रडिक्शन की, तो ये जो पाकिस्तान को ये भला बुरा कहते हैं, तो दरअसल यही है वो ओट, यही है वो आड़, जिसकी आड़ में जो है जिन्ना होने का जो है वो सपना देख रहे हैं, भारत का अगला जिन्ना और मुसलमानों का एक छत्र नेता। और बड़ी चालाकी से धीरे धीरे जो है वो अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे हैं। और मैंने फिर कहा, बार बार कहता हूँ कि ओवैसी का रास्ता जो है बीजेपी के इलाकों से होकर जाता है। तो मैं जिस फ्यूचर की बात कर रहा था, जिस भविष्य की बात कर रहा था, जिस संकेत की बात कर रहा था, ये वही ओवैसी हैं जिनमें मुसलमानों को भारत का भविष्य दिखता है। तो ये है वर्तमान, अतीत और भविष्य जो हमें संकेत दे रहा है, इशारे कर रहा है कि हमें सावधान हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं हम सावधान होते हैं या नहीं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।